वेलकम बैक टू नैनश्री क्लासेस एंड दिस इज़ नैनश्री एंड आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं 22 जुलाई का करंट अफेयर्स। सो आइए शुरुआत करते हैं आज के करंट अफेयर्स की। एंड आपसे आज का पहला क्वेश्चन है कि जुलाई 2022 में किस संस्थान ने सरदार पटेल उत्कृष्ट ICAR संस्थान पुरस्कार 2021 प्राप्त किया है। आपको सिंपली ये बताना है कि 2021 के लिए सरदार पटेल उत्कृष्ट ICAR जो पुरस्कार है वो किस संस्थान ने प्राप्त किया है। तो यहाँ पर आप लोग याद रखिएगा कि राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी इनको जो है सरदार पटेल उत्कृष्ट ICAR पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 2021 का ये पुरस्कार है लेकिन 2022 में ये दिया गया है। मैंने आपको पिछले ही वीडियो में बताया था कि आपका जो मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड है वो किसको दिया गया है। याद करिए आप लोगों को थोड़ा बहुत याद होगा। मैंने बताया था कि मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड, ठीक है, मेमोरियल किसको दिया गया था। तो मैंने आपको बताया था कि दिया मिर्ज़ा जी को दिया गया है। और किसको दिया गया था? दिया मिर्ज़ा जी के अलावा एक लोग को और दिया गया था। याद करिए आप लोग। तो वो जो हैं वो थे, दूसरे व्यक्ति जो थे वो थे श्री अफरोज़ शाह। कौन थे? श्री अफरोज़ शाह, ठीक है, अफरोज़ शाह। दिया मिर्ज़ा जो है ये कौन है? तो यहाँ पर याद रखिएगा कि दिया मिर्ज़ा जी ये जो है UNEP की राष्ट्रीय सद्भावना राजदूत हैं। और वहीं पर ये अफरोज़ शाह जो हैं ये क्या हैं? ये आपके एक पर्यावरण एक्टिविस्ट हैं, ठीक है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है आपसे कि जुलाई 2022 में श्रीलंकाई संसद में हुए राष्ट्रपति चुनाव को 134 मतों से किसने जीता है। सो यहाँ पर आप लोगों को याद रखना है कि जो श्रीलंकाई संसद में चुनाव हुए हैं उसमें राष्ट्रपति चुनाव को 134 मतों से जो जीता है वो रानिल विक्रमसिंघे ने जीता है। किसने? रानिल विक्रमसिंघे। सो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। बाकी श्रीलंका के बारे में आपको मैं बता चुकी हूँ। इनकी कैपिटल क्या है? कोलंबो है इनकी कार्यकारी और न्यायिक कैपिटल। और इनकी विधायी जो कैपिटल है वो श्री जयवर्धनेपुरा कोटे है, ठीक है। मुद्रा क्या है? श्रीलंकाई रुपया है। जितने भी आपके जो पड़ोसी देश हैं उनके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए क्योंकि पैट एग्जाम में आपसे पूछा जाना है इसके बारे में, ठीक है। सो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है आपसे कि कौन सा राज्य व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस से लैस सभी पंजीकृत वाणिज्यिक वाहनों को इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम से जोड़ने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। ये आपका एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको इम्पॉर्टेंट मार्क करिएगा। अब यहाँ पर आप लोग बताइए कि ऐसा कौन सा राज्य है जो आपका व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस से लैस और सभी पंजीकृत जो वाणिज्यिक वाहन है इनको इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम से जोड़ने वाला देश का जो पहला राज्य बना है वो आपका हिमाचल प्रदेश बना है, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन है आपका जो है एकदम करेक्ट होगा। हिमाचल प्रदेश की स्थापना कब की गई थी? तो हिमाचल प्रदेश की जो स्थापना है वो की गई थी आपकी 25 जनवरी 1971 में की गई थी, ठीक है। इनकी जो राज्यपाल हैं वो कौन है? राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर लिख देती हूँ गवर्नर। गवर्नर आप लोग याद रखिएगा राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर, ठीक है। ये जो है यहाँ के गवर्नर है। CM कौन है? तो CM है यहाँ के जयराम ठाकुर जी, जयराम ठाकुर, ठीक। इतनी चीज़ें आप लोगों को याद रखना है। इसके अलावा आप लोगों को इनका आधिकारिक पक्षी जरूर से याद रखना है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। आधिकारिक जो पक्षी है हिमाचल प्रदेश का वो कौन है? आधिकारिक पक्षी जो इनका आधिकारिक पक्षी है वो है वेस्टर्न ट्रोगोपान, ठीक है। मैं यहाँ पर लिख देती हूँ वेस्टर्न ट्रोगोपान, ठीक। इतनी चीज़ें आप लोग हिमाचल प्रदेश के बारे में याद रखिएगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है आपसे जुलाई 2022 में किस शहर में एक नया उद्योग निकाय द इंडो UAE इकोनॉमिक चैम्बर ऑफ कॉमर्स लॉन्च किया गया। सो दिस इज अगेन अ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको इम्पॉर्टेंट मार्क करिएगा। और यहाँ पर सिंपल सा आपसे क्वेश्चन ये है कि किस शहर में एक नया उद्योग निकाय द इंडो UAE इकोनॉमिक चैम्बर ऑफ कॉमर्स इसको लॉन्च किया गया है। सो हियर थर्ड ऑप्शन इज योर करेक्ट ऑप्शन, चेन्नई। चेन्नई में जो है आपका द इंडो UAE इकोनॉमिक चैम्बर ऑफ कॉमर्स लॉन्च किया गया है। इसको क्यों शुरू किया गया है द इंडो UAE इकोनॉमिक चैम्बर ऑफ कॉमर्स को? तो इसका उद्देश्य बेसिकली ये है कि भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच व्यापार संबंधों को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है। मैं यहाँ पर लिख देती हूँ उद्देश्य क्या है?
भारत और यूएई यानी कि संयुक्त अरब अमीरात के बीच व्यापार संबंधों को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है, इतनी चीज़ें आप लोगों को याद रखना है। अपार्ट फ्रॉम दिस आपको ये भी पता होना चाहिए यूएई आपका कहाँ पर है। तो यूएई जो है आपका पश्चिमी एशिया का एक देश है। यूएई की जो मुद्रा है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ यूएई। यूएई के बारे में जितने भी फैक्ट आपको यहाँ पर मैं बताऊँ वो आप लोग ज़रूर से याद रखिएगा। इनकी मुद्रा बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो मुद्रा आप लोग इनकी याद रखिएगा। इनकी मुद्रा है यूएई दिरहम। क्या है? यूएई दिरहम है। ठीक, इनकी कैपिटल क्या है यूएई की? तो इनकी जो कैपिटल है वो है अबू धाबी। क्या है? अबू धाबी। ठीक है, अबू धाबी जरूर से याद रखिएगा। इनके राष्ट्रपति कौन है? तो मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान, जो कि मैंने आपको रिसेंट में ही बताया था। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है आपसे कि जुलाई 2022 में आईएसएसएफ शूटिंग विश्व कप 2022 में पदक तालिका में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? शीर्ष पर देश कौन सा रहा है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि शीर्ष पर यहाँ पर आपका प्यारा भारत रहा है। प्यारे भारत ने इस शूटिंग प्रतियोगिता में कुल आपके 15 पदक जीते हैं। कितने? 15 पदक जीते हैं, जिनमें से इन्होंने 5 तो गोल्ड मेडल जीते हैं, यानी कि स्वर्ण पदक जीते हैं, और उसके 5 के अलावा इन्होंने 4 जो है कांस्य पदक जीते हैं। ठीक है, कांस्य पदक कितना बचता है? 5 4 9, यहाँ पर 6 बचेगा। ठीक है, तो 6 इन्होंने रजत पदक जीते हैं। याद रखिएगा कि 15 कुल पदक जीते गए, जिनमें से 5 स्वर्ण हैं और 4 आपके कांस्य हैं और 6 आपके रजत पदक हैं। ठीक है, याद रखिएगा कि जो आपका ये कंपटीशन था, इस प्रतियोगिता के अंतिम दिन अनीश भानवाला, विजयवीर सिद्धू और समीर ने, इन 3 व्यक्तियों ने रजत पदक जीता है। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है आपसे कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 20 जुलाई 2022 को भारत डैश के बीच न्यायिक सहयोग के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने की मंजूरी दी है। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस किस के बीच में, आपसे क्वेश्चन ऐसा पूछा जाएगा, किस किस के बीच में न्यायिक सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं? सो यहाँ पर आपको बताना है। देखिए, ये तो जेन्युइन सी बात है, कोई भी समझौता होगा तो एटलीस्ट 2 कंट्री के बीच में ही होगा। ठीक है, 2 व्यक्तियों के बीच में होगा या 2 कंट्री के बीच में होगा। कोई भी समझौता हो, सिंपल सी बात है, 2 से अधिक के बीच में हो सकता है, एटलीस्ट 2 तो होने ही चाहिए आपके पास। तो एक तो आपका प्यारा भारत दिया गया है, आपसे दूसरा पूछा गया है कि दूसरा कौन है जिनके बीच में न्यायिक सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। तो यहाँ पर आपका मालदीव एकदम करेक्ट होगा। ठीक है, मालदीव, ये मालदीप नहीं होता है, मालदीव होता है, याद रखिएगा, मालदीव। ठीक, मालदीव के बारे में आप लोगों को कुछ चीज़ें मैं यहाँ पर बता देती हूँ, जैसे इनकी कैपिटल क्या है, इनकी राजधानी याद रखिएगा। मालदीव की कैपिटल है माले, सिंपल है बहुत इनकी कैपिटल। ठीक है, ये किस महाद्वीप में आता है? तो ये बेसिकली आपका एशिया महाद्वीप में आता है। किसमें? एशिया महाद्वीप में आता है। ठीक, सो आप लोग इतनी चीज़ें याद रखिएगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है आपसे कि मलयालम फिल्म निर्माता केपी कुमारन को जुलाई 2022 में किस राज्य के सर्वोच्च पुरस्कार जेसी डैनियल अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो यहाँ पर आप लोग याद रखिएगा कि हाल ही में जो आपके केपी कुमारन हैं, इनको जो है जेसी डैनियल अवार्ड से सम्मानित किया गया है, जो कि आपके केरल का सर्वोच्च पुरस्कार है। किसका है? केरल राज्य का पुरस्कार है, इसीलिए आपका थर्ड ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। इस पुरस्कार में 5 लाख रुपए की राशि दी जाती है, एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है और एक पट्टिका दी जाती है। ठीक है, इतनी चीज़ें आप लोगों को याद रखना है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है आपसे कि डैश और मोरक्को एजेंसी ऑफ सस्टेनेबल एनर्जी ने जुलाई 2022 में नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। यानी कि आपको एक यहाँ पर जो ऑप्शन दिए हैं उनमें से आपको बताना है कि इन्होंने और मोरक्को एजेंसी फॉर सस्टेनेबल एनर्जी ने जुलाई 2022 में नवीकरणीय ऊर्जा के लिए इन्होंने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। सिंपल सा क्वेश्चन यही है। ठीक है, मैंने अभी आपको समझाया कि कोई भी समझौता होगा एटलीस्ट 2 लोगों के बीच में होगा, या फिर 2 ऑर्गेनाइजेशंस के बीच में हो सकता है, या फिर आपका 2 देशों के बीच में हो सकता है। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है यही। सो यहाँ पर आप लोग याद रखिएगा कि एनटीपीसी आपको किस ऑप्शन में दिख रहा है? ऑप्शन नंबर 2 में दिख रहा होगा। एनटीपीसी लिमिटेड और मोरक्को एजेंसी ऑफ फॉर सस्टेनेबल एनर्जी ने जुलाई 2022 में नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।
अब यहाँ पर एनटीपीसी के बारे में कुछ चीज़ें आप लोग याद रखिएगा। ये जो एनटीपीसी हैं, इनकी स्थापना कब हुई थी? इनकी स्थापना हुई थी आपकी 7 नवंबर 1975 को की गई थी स्थापना, ठीक है। इनका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो इनका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, ठीक है। इनकी जो मालिक होते हैं, कौन होते हैं? तो एनटीपीसी का मालिक होता है आपका भारत सरकार। तो याद रखिएगा, भारत सरकार इनकी मालिक है। इतनी चीज़ें आप लोग एनटीपीसी के बारे में ज़रूर से याद रखिएगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है आपसे कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में भारतीय पासपोर्ट की क्या रैंक है? सो यहाँ पर आप लोगों को याद रखना है कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जो है आपका क्वार्टर वाइज रिलीज़ किया जाता है, जो कि आपका कुछ समय पहले भी रिलीज़ किया गया था। आई थिंक फेब के टाइम रिलीज़ किया गया था, अभी फिर से आपका रिलीज़ किया गया है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स। तो इस बार जो भारत की रैंक रही है इस पासपोर्ट में, कितनी रही है? 87 रही है, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि दुनिया का सबसे शक्तिशाली जो पासपोर्ट है वो किसके पास है। तो दुनिया का सबसे शक्तिशाली जो पासपोर्ट है जापान, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया के पास है, ठीक है। दक्षिण कोरिया के पास है। तो ये जो है आपके, ये ऐसे 3 आपके जो हैं दुनिया के सबसे शक्तिशाली आपके जो हैं कंट्री हैं जिनके पास सबसे शक्तिशाली जो है पासपोर्ट है। सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट आपसे पूछा जाएगा कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के अनुसार सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट किनके पास है? तो जापान के पास है, सिंगापुर के पास है और किसके पास है? दक्षिण कोरिया के पास है, ठीक है। सो इतनी चीज़ें आपको इस क्वेश्चन के लिए याद रखनी है। सो ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। अब हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं कुछ नया, जो कि मैं आपको हर रोज़ यहाँ पर देती हूँ। आज हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं वार्षिक साहित्य अकादमी पुरस्कार के बारे में और पद्म पुरस्कार के बारे में। दोनों ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़िएगा। सो यहाँ पर सबसे पहले मैं लिख लेती हूँ वार्षिक साहित्य अकादमी पुरस्कार, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको बताऊंगी कि हिंदी भाषा के लिए किस आपके जो व्यक्ति हैं इनको वार्षिक साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है और किस नाटक के लिए दिया गया है। याद रखिएगा, हिंदी में आपके नाटक का नाम है सम्राट अशोक। क्या नाम है? सम्राट अशोक। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर मैं बता रही हूँ, इसको आप लोग लिख लीजिएगा इसी तरीके से। तो सम्राट अशोक के लिए दिया गया है, किसको दिया गया है? दया प्रकाश सिन्हा जी को दिया गया है, ठीक है। कृति उनकी कौन सी है? सम्राट अशोक है। सम्राट अशोक इनका एक नाटक है जिसके लिए दया प्रकाश सिन्हा जी को इस बार का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है हिंदी भाषा के लिए, ठीक है। अब बात आती है अंग्रेजी के लिए। तो अंग्रेजी भाषा में किसको दिया गया है और किस की वजह से, मतलब इनकी जो कृति है, इनकी रचना क्या है, ये आपको यहाँ पर मैं बताने वाली हूँ। तो इनको मिला है थिंग्स, THINGS, थिंग्स टू लीव बिहाइंड, ठीक है। थिंग्स टू लीव बिहाइंड के लिए किसको मिला है? नमिता गोखले जी को मिला है, नमिता गोखले, ठीक। ये तो हिंदी और अंग्रेजी का हो गया है। अब आपको यहाँ पर संस्कृत और अंग्रेजी का भी याद रखना है, संस्कृत और उर्दू का भी याद रखना है। सो इसको मैं हटा देती हूँ, इसको आप लोग लिख लीजिएगा या फिर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। तो मूव करते हैं, अभी आगे जानते हैं कि संस्कृत भाषा में किसको मिला है। संस्कृत के लिए जो बेसिकली मिला है, रचना क्या है? तो रचना का नाम है सृजति शंखनाद किल। क्या है? सृजति, बहुत अलग सी रचना है, सृजति शंखनाद किल। इसके लिए मिला है, किसको मिला है, किस व्यक्ति को मिला है? तो याद रखिएगा, व्यक्ति का नाम है विनय विंध्येश्वरी प्रसाद। विनय विंध्येश्वरी प्रसाद। तो इनको मिला है, विनय विंध्येश्वरी प्रसाद जी को सृजति शंखनाद के लिए मिला है, ठीक है। ये संस्कृत का हो गया। अब यहाँ पर क्या रह गया है? उर्दू का आप लोगों को याद रखना है, ठीक। उर्दू का किसको मिला है? उर्दू का मिला है चंद्रभान ख्याल जी को मिला है, चंद्रभान ख्याल। बस आप इनका नाम याद रख लीजिए, बाकी इनकी रचना इतनी ज़रूरी नहीं है। चंद्रभान ख्याल जी को मिला है उर्दू के लिए, ठीक। सो इतनी चीज़ें आप लोगों को ज़रूर से याद रखनी है वार्षिक साहित्य अकादमी पुरस्कार के बारे में। अपार्ट फ्रॉम दिस, आपका आज का होमवर्क है, आपको ये बताना है कि वार्षिक साहित्य अकादमी पुरस्कार कितनी भाषाओं के लिए दिया जाता है, ठीक है। ये आपका होमवर्क है।
अब हम आगे पढ़ने वाले हैं पद्म पुरस्कार के बारे में, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम के लिए। सो आइए देखते हैं पद्म पुरस्कार को। जब हम बात करते हैं पद्म पुरस्कार की, तो पद्म पुरस्कार में जो इम्पोर्टेंट होता है वो ये होता है कि कुल कितने पद्म पुरस्कार वितरित किए गए हैं, साथ ही साथ कितनी महिलाएं इनमें से रही हैं, और कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है कि मरणोपरांत कितने व्यक्तियों को पुरस्कार दिया गया है। आपसे अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो कुल अगर आप देखेंगे कि कुल संख्या कितनी है जो आपके पुरस्कार वितरित किए गए हैं, तो इस बार कुल संख्या जो रही है यानी कि पुरस्कारों की, वो कितनी रही है, 128 पुरस्कार जो है आपके वितरित किए गए हैं। जिनमें से आपकी महिलाएं कितनी थी, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में सीधा सीधा यही पूछा जाता है कि इस बार के पद्म पुरस्कारों में महिलाएं कितनी थी। तो 34 महिलाओं को दिया गया है, ये आपको जरूर से याद रखना है। ठीक है, अब आगे हम देखने वाले हैं कि आपका पद्म विभूषण कितने लोगों को मिला है, पद्म भूषण कितने को मिला है, और पद्म श्री कितने लोगों को मिला है। ठीक है, यहाँ 128 आपके कुल है। अब इसमें आपको देखना है कि आपका पद्म पुरस्कार कितने लोगों को मिला है, और पद्म श्री किसको मिला है, और आपका जो पद्म भूषण है वो कितने को मिला है। ठीक है, देखते हैं इसको। सबसे पहले बात करते हैं पद्म विभूषण की। ठीक है, पद्म विभूषण, तो पद्म विभूषण जो मिला है वो आपका 4 लोगों को दिया गया है। ठीक है, पद्म भूषण कितने लोगों को दिया गया है, पद्म भूषण, तो पद्म भूषण जो है आपका दिया गया है 17 लोगों को। ठीक है, अब यहाँ पर आपका क्या बचता है, पद्म श्री बचता है। तो पद्म श्री जो है कितने लोगों को दिया गया है, ये दिया गया है आपके 107 लोगों को दिया गया है। ठीक है, जरूर से याद रखिएगा इतनी चीज़ें। इनमें से आपसे सबसे ज़्यादा जो पूछा जाता है वो पद्म विभूषण पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है, पद्म विभूषण। तो यहाँ पर मैं पद्म विभूषण के बारे में ही आपको बताने वाली हूँ, यहाँ पर साइड में बताने वाली हूँ। पद्म विभूषण जिन 4 व्यक्तियों को मिला है उनके बारे में बताऊँगी आपको। पद्म विभूषण 4 लोगों को मिला है, तो यहाँ पर मैं चारों को आपको बताऊँगी 1 बाय 1। पहला आपको याद रखना है प्रभा अन्ने। किसको मिला है, प्रभा अन्ने को मिला है, कला क्षेत्र के लिए। ठीक है, कला क्षेत्र में इनको दिया गया है प्रभा अन्ने जी को। ठीक है, दूसरा आपको याद रखना है कल्याण सिंह को। किसको, कल्याण सिंह को, ये फर्स्ट, ये सेकंड, कल्याण सिंह। कल्याण सिंह ये जो है आपके उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे। इनको लोक मामलों के लिए दिया गया है। किसके लिए, लोक मामलों के लिए। याद रखिएगा, आपसे ये पूछा जाएगा कल्याण सिंह जिनको हाल ही में पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया है, ये कौन थे, तो ये उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं। ठीक है, जिनको लोक मामले में जो है पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। थर्ड आप लोग याद रखिएगा राधे श्याम खेमका। कौन है, राधे श्याम खेमका। तो राधे श्याम खेमका जी को मिला है ये पुरस्कार, पद्म विभूषण पुरस्कार। इनको किस क्षेत्र में मिला है, इनको मिला है साहित्य क्षेत्र में। राधे श्याम खेमका जी आपके उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं, ये भी आपको याद रखना है। साहित्य क्षेत्र में इनको दिया गया है। चौथा आपको याद रखना है जनरल बिपिन रावत जी को। देखिए, इनको तो आप लोग ज़रूर से याद रखिएगा, जनरल बिपिन रावत जी को। इनका योगदान हमारे देश में बहुत ज़्यादा रहा है रावत जी का। सो इनको तो आप लोग याद ही रखिएगा। और सबसे दुख भरी बात ये है कि इनका निधन हो चुका है। इनको मरणोपरांत ये पुरस्कार मिला है। ये आपके उत्तराखंड के थे बिपिन रावत सर जी, और इनको जो है लोक सेवा मामलों में मिला है। किस में मिला है, लोक सेवा मामलों में मिला है। लोक सेवा क्षेत्र लिख देती हूँ मैं, सिंपल सी बात है। ठीक है, लोक सेवा क्षेत्र में इनको दिया गया है, और मरणोपरांत इनको दिया गया है। इनकी मृत्यु हो गई है, ठीक, तो मरणोपरांत इनको ये पुरस्कार दिया गया है। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, मैं यहाँ पर आपको एक बता देती हूँ कि इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। आपसे ये पूछा जाएगा कि हाल ही में जो पद्म विभूषण दिए गए हैं उनमें से कितने व्यक्तियों को, ऐसे व्यक्ति हैं जिनको मरणोपरांत पद्म विभूषण दिया गया है। तो एक व्यक्ति हैं, मात्र एक व्यक्ति आपके बिपिन रावत सर जी हैं जिनको मरणोपरांत ये पुरस्कार दिया गया था। बाकी देखिए अभी प्रभा अन्ने जी और ये सब आपके जो है खुशकिस्मती है कि ये सब सही सलामत हैं, लेकिन रावत जी अभी नहीं है। ठीक, तो इतनी चीज़ें आपको याद रखना है। सबसे पहला क्या कि कुल कितने पुरस्कार वितरित किए गए, तो 128। महिलाएं कितनी हैं, इनमें से 34 रही हैं। पद्म विभूषण कितने लोगों को दिया गया है, 4 लोगों को। पद्म भूषण कितनों को, 17 लोगों को। पद्म श्री 107 लोगों को। सो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है पद्म विभूषण, जो कि 4 लोगों को दिया गया है। प्रभा अन्ने जी को कला क्षेत्र में, कल्याण सिंह जी को लोक मामले में, राधेश्याम खेमका जी को साहित्य क्षेत्र में, और जनरल बिपिन रावत सर को मरणोपरांत लोक सेवा क्षेत्र में दिया गया है। अपार्ट फ्रॉम दिस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अब मैं आपको 2 पॉइंट और बताऊंगी जो कि आपको याद रखना है।
इसको नोट कर लीजिए, मैं हटाने वाली हूँ। यहाँ पर आप लोगों को याद रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात मैं यहाँ पर बताने वाली हूँ। ये आपसे 100% आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा। आप लोगों ने देवेंद्र झांझरिया सर का नाम सुना होगा, सुना ही होगा पक्का ही। तो ये क्या है, आपके एक एथलीट हैं, ये एथलीट हैं आपके देवेंद्र झांझरिया सर। ठीक, ये जो देवेंद्र झांझरिया सर हैं, इनको क्या मिला है, इनको दिया गया है पद्म भूषण दिया गया है। क्या दिया गया है, याद रखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, पद्म भूषण इनको दिया गया है इन सर को। ठीक है, पद्म भूषण इनको दिया गया है। लेकिन सबसे ज़्यादा अलग बात ये है कि देश के पहले पैरा ओलंपिक खिलाड़ी हैं जिनको पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया है। क्या है ये, पहले, देश के पहले, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, देश के पहले पैरा ओलंपिक खिलाड़ी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट होता है। आपसे ये पूछा जाएगा कि देश के ऐसे पहला पैरा ओलंपिक खिलाड़ी कौन है जिनको पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया है। सो आंसर आपका क्या होगा, देवेंद्र झांझरिया सर होगा। ठीक है, यहाँ पर आप लोगों को याद रखना है कि देवेंद्र झांझरिया सर का जो संबंध किस खेल से है, तो जेवलिन थ्रो से है। ठीक है, ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। सो ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि जिनको देश का पहला पैरा ओलंपिक खिलाड़ी जो रहे हैं, जिनको पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया है, उनका संबंध किस खेल विशेष से था, तो याद रखिएगा जेवलिन थ्रोअर थे ये। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज़ और आपको याद रखना है कि पंजाब के लोक गायिका गुरमीत को मरणोपरांत पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया है। लिख लीजिएगा आप लोग कि पंजाब के लोक गायिका गुरमीत को जो है मरणोपरांत पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। अपार्ट फ्रॉम दिस, एक चीज़ आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट याद रखना है, हम कहते हैं कि पद्म भूषण पुरस्कार हमारे भारत के सर्वोच्च पुरस्कारों में है, लेकिन एक व्यक्ति ऐसे थे जिन्होंने पद्म भूषण लेने से इनकार कर दिया। तो इनको भी आपको याद रखना है, कुछ व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जो इनकार कर देते हैं। तो इनकार किन्होंने किया था, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ थोड़ा बड़ा बड़ा सा, बुद्धदेव भट्टाचार्य। बुद्धदेव भट्टाचार्य ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने पद्म भूषण पुरस्कार लेने से इनकार कर दिया। हो सकता है आपसे एग्जाम में पूछ ले कि ऐसे कौन व्यक्ति हैं या उनका नाम बताइए जिन्होंने पद्म भूषण पुरस्कार लेने से इनकार कर दिया है। कौन है, बुद्धदेव भट्टाचार्य हैं। ये भी पूछा जा सकता है कि बुद्धदेव भट्टाचार्य का संबंध किस राज्य से है, सो याद रखिएगा इनका संबंध पश्चिम बंगाल से है। ठीक है, आई थिंक आज के लिए इनफ है इतनी चीज़ें, और आप लोग इनको बार बार रिवाइज करते रहिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर सीरीज़ यहाँ पर चल रही है। अगर आपको अभी भी लगता है कि कुछ ऐसा जो आपके लिए यहाँ पर शामिल किया जाना चाहिए, देन मैं यहाँ पर प्रेजेंट हूँ। आप जैसा कहेंगे कि मैम कुछ और यहाँ पर नया होना चाहिए, देन मैं करूँगी, पक्का करूँगी, बस आप लोग बताते रहिएगा। ठीक, सो आई थिंक इनफ है आज के लिए। अभी हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट डे के करंट अफेयर्स के साथ। अगर आज का करंट अफेयर्स आपको अच्छा लगा है और आपको लगता है कि ये जो करंट अफेयर्स है ये आपके लिए हेल्पफुल रह रहा है, तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। लास्ट में ये कहूँगी कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाली जो वीडियोज़ हैं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। सो थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट डे के करंट अफेयर्स के साथ। एंड नेक्स्ट डे के करंट अफेयर्स को तो मैं पढ़ाऊंगी और साथ ही साथ मैं कल आपको कोशिश करूंगी कि अभी तक जितने भी इंडेक्स आपके जारी किए गए हैं उन सारे इंडेक्स को मैं कवर करा दूं ताकि एक जगह कंपाइल होके रहें आपकी, सो दैट आपको जो है आसानी हो चीज़ों को पढ़ने में। सो बाय बाय, टेक केयर।